हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटेशंस। आज की इस क्लास में मैं आपको गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह की ऊर्जा आदि टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर से एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसका पहला टॉपिक आपको दिया है गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटेशंस। सन 1686 में न्यूटन ने यह बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो वस्तुएं हैं, दो कण हैं, तो ये दोनों कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। और इसी सर्वव्यापी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी दो कणों पर जो आकर्षण बल लगता है, ब्रह्मांड में कोई भी दो कण है और उनके बीच में जो भी आकर्षण बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित परिभाषा से संबंधित क्वेश्चंस पूछता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी दो कण ब्रह्मांड में होगा, ठीक है, दो कण है तो पहला कण दूसरे कण पर क्या करता है? एक आकर्षण बल लगाता है, और उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस? दो पदार्थ क्या है? दो पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो कण हैं ब्रह्मांड में, कहीं पर भी दो कण हैं तो उन दोनों कणों के बीच की दूरी यदि r और पहला द्रव्यमान m1 और दूसरा द्रव्यमान m2 हो तो उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण बल कैसे होता है? द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दिखाए गए पिंडों के बीच आकर्षण बल आपको लग रहा है। दो पिंड आपके m1 m2 ए और बी बिंदु पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? r। तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? m1 m2 बटे में r स्क्वायर। और यहाँ पर ये अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक g आता है, नियतांक आता है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो F बराबर क्या हो जाता है? F बराबर हो जाता है g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। क्या हो जाता है? g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ये F का सूत्र हो जाता है। दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के लिए क्या हो जाएगा? किसके बराबर होगा? g इंटू m1 m2 बटे में r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? और g यहाँ पर क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और g का मान 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। याद रखिएगा इसको, g के मान से संबंधित प्रश्न तथा मात्रक से संबंधित प्रश्न भी आता है। तो जी का मान आप नोट कर लीजिए और इसको आपको याद रखना है। क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। इसका मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। कौन से साइंटिस्ट ने ज्ञात किया था? कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड में की गति में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। और पृथ्वी तल पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9 से 81 प्रति सेमी सेकंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड या 981 सेमी पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखना है। या इसको फीट में 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी तल से हम ऊंचाई एच ऊंचाई पर जाएंगे तो भी और एच ऊंचाई नीचे जाएंगे तो भी जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है और सदा घटता है। ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। ठीक है। और इसका मान विषुवत रेखा पर सबसे कम, कहाँ पर सबसे कम होता है? विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसको याद रखिएगा कि जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और क्या होता है? ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। ठीक है। चलिए, ये पॉइंट्स आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ आपका गुरुत्वीय क्षेत्र मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? किसी आकर्षणकारी कण के चारों ओर के उस स्थान को जिसमें उस कण का गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यानी क्या होगा? आकर्षण बल का जिस क्षेत्र में काम करेगा, आकर्षण बल जिस क्षेत्र में काम करता है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या होता है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र, क्या? गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान, उसके अंदर कोई भी वस्तु रखा गया, उसके एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहलाता है। और इसे किससे लिखते हैं? आई से। किस चीज़ से लिखते हैं? आई से। तो आई बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? एकांक द्रव्यमान यानी यम और लगा बल यफ, तो यफ अपान क्या हो जाता है? यम। क्या हो जाता है फार्मूला? यफ अपॉन यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल जी यम बट्टे में आर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका ये फार्मूला हो गया। इसी तरीके से अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है? गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, कहाँ से? अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है। यानी एक वस्तु को अनंत से किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और यह कैसा होता है? कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? V अब इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन यम। ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति किग्रा। कार्य का मात्रक जूल और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति किग्रा। ठीक है। तो इस चैप्टर से परिभाषा से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, परिभाषा, मात्रक, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान देते हुए आपको समझना है और याद करना है। ठीक है। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका दिया हुआ है गुरुत्वीय विभवांतर। क्या दिया हुआ है? गुरुत्वीय विभवांतर। ये मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभवांतर। कब? जब एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में ले आए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना होता है गुरुत्वीय विभवांतर कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा वी से। डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। वी से बी
माइनस वी से ए, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई यम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई यम, जहाँ पर डब्ल्यू क्या है कार्य और यम क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा गुरुत्वीय विभवांतर के, और इसका मात्रक भी क्या होगा जूल प्रति किग्रा, जो विभव का मात्रक होता है वही मात्रक इसका भी होगा जूल प्रति किग्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्या दिया हुआ है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, तो किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य प्राप्त होता है, अनंत से कहाँ तक ले जाएंगे किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कैसी होती है सदैव ऋणात्मक होती है, कैसी होती है सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य प्राप्त होता है ऋणात्मक, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। तो अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य प्राप्त होता है। यू से लिखते हैं और ये क्या हो जाता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यू बराबर माइनस कैपिटल जी यम ई यम सफिक्स ई यम बटे में आर ई, जहाँ पर यमी क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, और यम क्या है वस्तु का द्रव्यमान, और आर ई क्या हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। तो u बराबर माइनस जी यम सफिक्स ई इंटू यम बटे में आर ई, ये आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G में संबंध, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G में संबंध, यानी स्मॉल g और कैपिटल G में एक आपको फार्मूला, वो क्या होता है स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G यम सफिक्स ई अपान आर ई स्क्वायर, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण g बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुणे पृथ्वी का द्रव्यमान बटे में पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग होता है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग के बराबर होता है कौन गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या फार्मूला मिला स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G यम सफिक्स ई अपान आर सफिक्स ई का स्क्वायर, ठीक है। ये स्मॉल g और कैपिटल G में आपका संबंध हो गया। जब भी इनमें से कोई एक अज्ञात हो, ठीक है, तो दूसरी चीज़ को हम निकाल सकते हैं, लेकिन जी का मान क्या होता है फिक्स होता है। अभी आपने ऊपर देखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों क्योंकि जी कैपिटल जी का मान फिक्स है 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11, ठीक है। यमी पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या फिक्स है, तो जी का मान क्या होगा फिक्स होगा। कितना होगा जी का मान स्मॉल जी का मान, जब भी आप निकालेंगे स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम, ठीक है। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। तो केपलर ने 3 नियम दिए थे और वो ग्रहों की गति से संबंधित दिए थे, जिसको हम प्रथम द्वितीय तृतीय नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ग्रहों के गति संबंधित केपलर के नियम क्या हैं प्रथम नियम, जिसे हम क्या कक्षा का नियम के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। किस नाम से जानते हैं कक्षा का नियम मीन्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो क्या होता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। कैसी कक्षा में परिक्रमण करते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, तथा सूर्य कक्षाओं के फोकस पर होता है। सूर्य कहाँ स्थित है, जो अलग अलग ग्रह कक्षा में परिक्रमण कर रहे हैं उनके कहाँ पर फोकस पर, दीर्घवृत्ताकार की कक्षा के
फोकस पे होता है। कौन? सूरज। और उपग्रह क्या करते हैं? अपनी चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। क्लियर है? यही पहला नियम है। क्या है? फिर से एक बार देख लीजिए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं में एक फोकस पर होता है। कहाँ होता है? फोकस पर होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम दिया हुआ है द्वितीय नियम, जिसे हम क्षेत्रफली या चाल का नियम भी कहते हैं। क्षेत्रफली चाल का नियम कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज। ठीक है, ये क्या होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। क्या करती है? समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। ठीक है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। कैसी चाल नियत रहती है? क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ठीक है, यानी कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ गति कर रहा है तो उसकी चाल कैसी नियत रहती है? क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ये है केपलर के नियम का दूसरा नियम, जिसे क्षेत्रफलीय या चाल का नियम भी कहते हैं। अगला तीसरा नियम क्या दिया हुआ है केपलर का? तृतीय नियम, जिसे हम परिक्रमण कालों का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ कक्ष का तृतीय घात की अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? टी की घाते 2 अनुक्रमानुपाते ए की घाते 3। जहाँ टी क्या है? परिक्रमण काल है। क्या है? परिक्रमण काल है। और ए क्या है? दीर्घअक्ष की तृतीय घात, वृत्ताकार कक्षा के दीर्घअक्ष की तृतीय घात की अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? दीर्घ अक्ष के तृतीय घात, ध्यान रखना है, दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए इसी तरीके से अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है उपग्रह। तो उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह क्या होता है? जिस प्रकार विभिन्न ग्रह क्या करते हैं? विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उसी प्रकार कुछ आकाशीय पिंड इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। यानी किसी ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्रण करता है, किसी ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्रण करता है, इन पिंडों को ही क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन परिक्रमण करता है? चंद्रमा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ठीक है, और इसके चारों ओर कौन चक्रण करता है? चंद्रमा। तो इसके चारों ओर चक्रण करता है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह। पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी के चारों तरफ चक्रण करने वाला उपग्रह कहलाएगा, जैसे क्या है? चंद्रमा। ठीक है, इसी तरीके से अन्य ग्रहों के लिए भी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? पलायन वेग। क्या दिया हुआ है? पलायन वेग। ठीक है, ये क्या होता है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। यानी वापस वह लौट कर नहीं आता। इस वेग से फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए, वापस पृथ्वी पर ना आए। तो जिस वेग से फेंका जाता है उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। ठीक है, तो क्या परिभाषा स्पष्ट हुई? जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। क्या कर जाता है? पार कर जाता है, और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। ठीक है, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। वह क्या कहलाएगा? पलायन वेग। वह वेग क्या कहलाएगा? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है? कृत्रिम उपग्रह। क्या दिया हुआ है?
कृत्रिम उपग्रह मीन्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो उपग्रह तो अभी आप लोगों ने देखा जो ग्रह के चारों ओर करेगा, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह क्या होगा, यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से 100 किमी ऊपर आकाश में भेजकर उसे लगभग 8 किमी प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग दे दें तो वह पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने लगता है। ऐसे पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, यानी बनावटी उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्रण करे, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह को क्या कहेंगे, कृत्रिम उपग्रह। यह कहाँ किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो 100 किमी ऊपर स्थापित किया जाता है और इसकी चाल क्या होती है, लगभग 8 किमी प्रति सेकेंड, ठीक है, का क्षैतिज वेग दे दें तो वह पृथ्वी के चारों ओर चक्रण करता रहेगा। तो ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह के उपयोग। तो कृत्रिम उपग्रह के उपयोग क्या हैं, तो पहला आपका दिया हुआ, इनसे वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह से क्या करते हैं, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। मौसम विभाग इस तरीके के उपग्रह का प्रयोग करता है। संचार या संयंत्र जितने आपके इसी तरीके से उपग्रह किए जाते हैं। खेती से संबंधित कुछ सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वातावरण अध्ययन आदि किया जाता है। तो इन चीज़ों का उपयोग वायुमंडल के ऊपरी सतह को अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या किया जा सकता है, पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और क्या किया जाता है, मौसम की पूर्व सूचना भेजी जा सकती है, ठीक है। सैटेलाइट के द्वारा उनका आकलन करते हैं, अध्ययन किया जाता है वातावरण का और पूर्व सूचना दी जाती है। सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को भेजने में सहायता मिल सकती है। तो कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, रेडियो संवाद करते हैं, अंतरिक्ष से सिग्नल भेजते हैं और हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर ग्रहण करते हैं। जैसे सैटेलाइट से हम लोग क्या देखते हैं, टीवी एंटीना आपने देखा होगा, सैटेलाइट से जुड़ा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, टेलीविज़न कार्यक्रम तथा रेडियो संवादों को भेजने में भी सहायता मिल सकती है, ठीक है। टेलीविज़न के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, अभी आपको बताया कि एंटीना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, उल्का पिंडों के, किनका, उल्का पिंड, छोटे छोटे पिंड जो पृथ्वी की ओर आते हैं, उल्का पिंडों का भी अध्ययन किया जा सकता है। मानव की अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रह पर पहुंचने का कार्यक्रम इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों पर आधारित रहता है, ठीक है। मानव के अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर ही हम लोग आधारित रहते हैं दूसरे ग्रह अंतरिक्ष में जाने के लिए। चलिए अगला टॉपिक दिया हुआ है, भूस्थायी उपग्रह। क्या होता है, भूस्थायी उपग्रह, ठीक है। ये क्या होता है, वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे। कहाँ दिखाई दे, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे, तुल्यकालिक अथवा संचार उपग्रह कहलाता है, ठीक है। भूस्थायी उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष वेग शून्य होता है, यानी जिस जगह पर पृथ्वी से ऊंचाई पर रहता है हमेशा सदैव वहीं पर रहता है। अतः यह स्थिर दिखाई देता है, यानी यह गति करता हुआ नहीं दिखाई देगा। वास्तव में इसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, ठीक है। कैसा होता है, 24 घंटे। जैसे पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है, ठीक है, वैसे ही क्या करता है, इसका भी एक चक्र पूरा हो जाता है। तो 24 घंटे भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना हो जाता है, 24 घंटे। याद रखिएगा, भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूस्थायी उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा यानी पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा के तल में इस प्रकार घूमना चाहिए कि इसकी कक्षा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र के साथ समपाती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समपाती। इसके घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान अर्थात पश्चिम में पूर्ण होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए,
पश्चिम में यानी दक्षिणावर्त दिशा में। घूमने की दिशा कैसी होनी चाहिए? उपग्रह की दक्षिणावर्त। और इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल उतना ही होना चाहिए जितना पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूर्णन काल है। यानी पृथ्वी का घूर्णन काल और भूस्थायी उपग्रह का घूर्णन काल कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, अर्थात 24 घंटे होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? 24 घंटे। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में स्थापित किया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कब स्थापित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका परिक्रमण काल कितना है? अगर ऐसे किसी ग्रह का उपग्रह का नाम लेकर आपसे पूछे परिक्रमण काल, तो क्या बताएंगे? 24 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? उपग्रह की ऊर्जा। क्या दिया हुआ है? उपग्रह की ऊर्जा। क्या होती है उपग्रह की ऊर्जा? जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करता है, क्या करता है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करता है, ठीक है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उसकी स्थिति के कारण होती है। यानी उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उसकी स्थिति के कारण होती है, तथा गतिज ऊर्जा कक्षीय गति के कारण, कक्षा की गति के कारण होती है, और दोनों उसके अंदर क्या रहती है? विद्यमान रहती है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? अभी आपने ऊपर देखा था, U बराबर माइनस कैपिटल G यम ई यम बटे में आर। देखा था आपने ऊपर, यम ई के रूप में लिखा था, तो यहाँ कैपिटल और स्मॉल कर दिया है। कैपिटल एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम यानी कि पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, और बटे में बीच में क्या है? दूरी। नेक्स्ट क्या है? गति ऊर्जा। गति ऊर्जा क्या होता है? K बराबर 1/2 mv², या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से? G कैपिटल G यम ई यम बटे में 2r। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? E बराबर क्या हो जाएगा? U प्लस के, स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा। इन दोनों को हम लोग सरल करेंगे और जोड़ देंगे तो क्या आएगा? माइनस कैपिटल G यम ई यम बटे में 2r। यहाँ पर कैपिटल यम ई या यम क्या है? पृथ्वी की द्रव्यमान है, और स्मॉल यम क्या है? वस्तु यानी पिंड का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान है। आर क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। क्लियर है यहाँ तक? जब भी कुल ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का सूत्र कहेगा तो हम लोग इन्हीं सूत्रों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट टॉपिक दिया है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। ठीक है, तो क्यों, क्या है ये? तो चंद्रमा की त्रिज्या तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण दोनों ही पृथ्वी की अपेक्षा कम है। क्या है? त्रिज्या भी कम है और गुरुत्वीय त्वरण दोनों कम है, दोनों ही कम है। किसकी अपेक्षा? पृथ्वी की अपेक्षा। अतः चंद्रमा पर पलायन वेग केवल 2.38 किमी प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 2.38 किमी प्रति सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का पलायन वेग क्या होगा? 2.38 किमी प्रति सेकेंड। और चंद्रमा के ताप पर गैस के अणुओं का औसत वेग इससे अधिक होता है, अतः गैसों के अणु चंद्रमा पर नहीं ठहर सकते। ठीक है, चंद्रमा पर क्या होंगे? गैस की कोई भी अणु टिकेंगे नहीं, यानी वह ऑक्सीजन और जो भी गैसें हैं होती हैं वो वायुमंडल में, वहाँ की चंद्रमा के वायुमंडल में नहीं टिकेंगी, सतह को छोड़ के चली जाएंगी। तो अतः वहाँ पर क्या होता है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई गैसें नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बताया गया। इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।